हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उस पर मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। साथ ही मैं आप सभी स्टूडेंट्स से जो अभी नए इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी कि जो प्रीएम्बल दिया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसका क्या है प्रिलिमिनरी पर्पस। तो वो है टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? संविधान के उद्देश्य और आदर्शों को बताना। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन कहती है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना एक प्रारंभिक कथन के रूप में कार्य करती है जो संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करती है, जैसे कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, नागरिकता के बीच में प्रभुत्व। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन सभी में से कौन सा प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है। तो वो है सोशलिस्ट। पहले नहीं था, इसे अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द शामिल नहीं था, यानी कि जो हमारा सोशलिस्ट वर्ड है वह शामिल नहीं था। यह शब्द 92 संशोधन यानी अमेंडमेंट अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि जो हमारा प्रीएम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है हमारे भारतीय संविधान में, वो किस वर्ड से स्टार्ट होती है? तो वो स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा इसके बारे में। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना शब्द से शुरू होती है, किससे? हम भारत के लोग। इस प्रस्तावना से जो ये दर्शाता है कि संविधान की शक्ति जनसंख्या से प्राप्त होती है, यानी कि जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उन्हीं से प्राप्त होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच अमेंडमेंट एड द सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रीएम्बल, यानी कि भारत के संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है, जो हमारा प्रीएम्बल है, उसमें दो वर्ड्स को इंक्लूड किया गया था, सोशलिस्ट को और सेक्युलर को। इसे किस अमेंडमेंट के द्वारा इंक्लूड किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्तावना में, यानी कि प्रीएम्बल में, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा ताकि भारतीय राज्य की वैचारिक दिशा को दर्शाया जा सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लीगली एनफोर्सिएबल, ट्रू और फॉल्स। तो इसका है फॉल्स। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल कानूनी रूप से लागू नहीं होता, इसे मार्गदर्शन प्रकाश माना जाता है जो यह कानूनी अधिकारों या कर्तव्यों का स्रोत नहीं है। हालांकि इसका उपयोग अक्सर न्यायालय के द्वारा संविधान की व्याख्या में किया जाता है, यानी कि और जो उसके आर्टिकल्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन प्रीएम्बल को यूज़ नहीं करते हैं। साथ ही मैं आप सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ, जिस किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न लगती है, उसको लगता है कि इसका कोई और जवाब सही होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन गलत है, इसका ये आंसर जो है सही है। इसके अलावा अगर सारे क्वेश्चन सही हैं तो कमेंट सेक्शन में ओके वर्ड ज़रूर लिखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
विच फ्रेज इज नॉट इंक्लूड इन द प्रीएम्बल, इन सभी में से कौन सा वर्ड है, कौन सी फ्रेज है जो कि इंक्लूड नहीं की गई है? वो है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें आपको प्रीएम्बल में देखने को मिलेगी। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? प्रस्तावना में स्थिति और अवसर की समानता का उल्लेख है, लेकिन अवसर की समानता के रूप में यह शब्द स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु ड्राफ्ट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसने ड्राफ्ट किया है? डॉक्टर किसने ड्राफ्ट किया है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। किसने ड्राफ्ट किया है? हु ड्राफ्ट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बात करें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? प्रस्तावना को संविधान सभा ने तैयार किया है, जो भारत के संविधान के तौर पर को तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द वर्ड यूनिटी ऑफ द नेशन इज मेंशन इन प्रीएम्बल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट? जो हमारा प्रीएम्बल है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा उसे अमेंड किया गया है? उसमें जो संशोधन किया गया है किस संशोधन के द्वारा किया गया है? वो है हमारी 42nd अमेंडमेंट, यानी 47 नहीं 42nd अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट हम इसे कहते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्तावना को संशोधित किया और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द फ्रेज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल रेफर टू, किस चीज़ को रेफर करते हैं? इसके ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शब्द का उद्देश्य को दर्शाते हैं, जिसे संविधान एक न्यायपूर्ण समाज बनने के लिए प्राप्त करना चाहता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 1, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को राज्य के संघ के रूप में घोषित करता है और देश के नाम और उसके क्षेत्रों की जानकारी देता है, यानी कि अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल नंबर 1? कौन सा? भूटान नहीं है। भूटान भारत के संघ का हिस्सा नहीं है, यह एक स्वतंत्र देश है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेखन नहीं किया गया है। उल्लंघन बोल दिया मैंने, उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि उसको यहाँ पर लिस्टेड नहीं किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the power of the president in related to the formation of a new state? एक नए स्टेट का गठन करने के लिए क्या पावर है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट कैन फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, यानी कि प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा एक नए राज्य का, एक नए स्टेट का जो है गठन कर सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? अनुच्छेद 2 यानी कि आर्टिकल 2 और अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 राष्ट्रपति को नए राज्य का गठन या सीमाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार देता है।
लेकिन इसके लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। यानी कि 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गए, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, जो कि पावर देता है प्रेसिडेंट को कि या तो वो एक नए स्टेट का गठन कर सकते हैं या फिर उसमें परिवर्तन कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर आर्टिकल 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट और अल्टर्ड यानी परिवर्तन द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर है द प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन एंड द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। सेम वही क्वेश्चन है जो पहले था, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। यानी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, अनुच्छेद 3 के अनुसार राष्ट्रपति राज्य के गठन या सीमाओं में के परिवर्तन का प्रस्ताव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सदन की मंजूरी आवश्यक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पावर टू द पार्लियामेंट टू एडमिट ए न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 2 एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, अनुच्छेद 2 संसद को भारत के संघ में एक नए राज्य को शामिल करने का अधिकार प्रदान करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ए जम्मू एंड कश्मीर अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370? क्या है, क्या स्थिति है, क्या है? इट वाज द स्टेट विद ए स्पेशल स्टेटस। यानी कि 370 हटाने से पहले जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस जो है दिया गया। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, अनुच्छेद 370 को 2019 में समाप्त करने से पहले जम्मू और कश्मीर भारत के संघ में विशेष स्थिति वाला राज्य था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट? आर्टिकल नंबर 3 अभी हमने रीड आउट किया था। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, अनुच्छेद 3 राज्य की सीमाओं को बदलने या भारत के संघ में नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया प्रदान करता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, एक नए राज्य का गठन करने के लिए, राज्य की बाउंड्री में परिवर्तन करने के लिए। तो ये आपको जो है याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट एंड रेगुलेट यूनियन टेरिटरी? बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। अनुच्छेद 4 संसद को संघ क्षेत्रों के गठन, शासन और नियमन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है देता है। यानी कि यूनियन टेरिटरी को क्रिएट करना, उसे रेगुलेट करना, इसकी पावर दी गई है पार्लियामेंट को आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूज्ड टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट इन 1956? आर्टिकल नंबर 3। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, 1956 में राज्य के पुनर्गठन के दौरान एक नए राज्य को बनाने और मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अनुच्छेद 3 का उपयोग किया गया था। यानी कि इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सन था जिसमें ऐसा किया गया था, वो था हमारा 1956। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरिटरी एज पर द आर्टिकल नंबर 1? वो है हमारा दिल्ली। इन सभी में से एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, दिल्ली एक संघ क्षेत्र है जिसमें विधानमंडल है, जैसा कि अनुच्छेद 1 और
69वें संशोधन अधिनियम 1991 के अनुसार है और यह पूर्व राज्य नहीं है, यह पूर्ण राज्य जो है नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन लिखी है इसमें कोई मिस्टेक है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? आर्टिकल नंबर 1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट में आ रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? इन सभी में से वो है हमारा भूटान। बात करते हैं व्हाट इज द power of the president in related to the formation of a new state? A president can form a new state by a presidential order. बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर आर्टिकल 3 which of the following is required to create or alter the boundary of a state? The presidential recommendation and the approval of the parliament. Which article of the constitution provide the power of a parliament to admit new state into the union territory? Article number 2. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317? वो है हमारा इट वाज द स्टेट विद ए स्पेशल स्टेटस, यानी पहले से 370 हटने से पहले उसके पास स्पेशल स्टेटस था। बात करते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर द अल्टरेशन, यानी परिवर्तन करना स्टेट की बाउंड्रीज में? आर्टिकल नंबर 3 इससे रिलेट करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? उसको क्रिएट करना, उसको रेगुलेट करना, किसको? यूनियन टेरिटरीज को। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। Which article of Indian Constitution was used to reorganize the state in 1956? Article number 3. बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ये भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द, ये सभी क्वेश्चन अब न्यू आने वाले हैं तो ध्यान से इनको सुनिएगा। Which article of the Indian Constitution deal with the citizenship of the India? Article number 11. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति, नियमन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन born in India before January 26, 1950 guaranteed? आर्टिकल नंबर 6। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? अनुच्छेद 6 उन लोगों को नागरिकता की गारंटी देता है जो भारत में जन्मे थे, संविधान के 26 जनवरी 1950 के लागू होने के समय भारत के नागरिक थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द सिटीजनशिप बाय द रजिस्ट्रेशन? आर्टिकल नंबर 7, यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप आपको प्राप्त होती है। तो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल नंबर 7। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? अनुच्छेद 7 उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है जो भारत से पाकिस्तान गया है या फिर कुछ शर्तों के तहत भारत लौट आया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ ए लॉ? आर्टिकल नंबर 10। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है?
अनुच्छेद 10 यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल कानून के अनुसार ही नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ ए पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ ए सिटीजन। आर्टिकल नंबर 11। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण, नियमन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ए पर्सन हु एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। क्या होगा? वो इंडिया की सिटीजनशिप को लॉस कर देगा। अनुच्छेद 9 के अनुसार जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है वह भारतीय नागरिक नहीं रहता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच आर्टिकल स्टेट दैट ए पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 इज़ नॉट कंसिडर एज इंडियन सिटीजन। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 7। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान से भारत आया है उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक कि कुछ शर्तें पूरी नहीं होती है। अगर उन शर्तों का पूरा किया जाता है तब उनको सिटीजनशिप का राइट दे दिया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच आर्टिकल are the provisions for the citizens of a person of Indian origin living in other country mentioned। आर्टिकल नंबर 8। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों के नागरिकता प्रावधानों का उल्लेख करता है जो भारतीय मूल के हैं और भारत से बाहर अन्य देशों में रह रहे हैं और भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के लोग हैं लेकिन दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, भारत के अंदर वो क्या है? रजिस्टर्ड है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 8। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, कैन ए पर्सन होल्ड द इंडियन सिटीजनशिप हैव ए सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री एज वेल एज? नो, ड्यूअल सिटीजनशिप इज नॉट परमिटेड इन द इंडिया। भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है और एक भारतीय नागरिक एक ही समय में किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रख सकता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सिटीजनशिप प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट अप्रूव लॉ रिलेटेड टू द सिटीजनशिप पास बाय द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई कानून लेकर आया है तो उस कानून को आगे प्रोसीड करने के लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित कानूनों को मंजूरी देने में भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट। पार्ट नंबर 3 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वेलिटी। आर्टिकल नंबर 14 अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की गारंटी देता है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति कानून के सामने समान रूप से व्यवहार किया जाए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी में से कौन सा नहीं है? वो है हमारा राइट टू वर्क।
काम करने का अधिकार संविधान के रूप में मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित नहीं है। यह अनुच्छेद 41 के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, यानी कि DPSP के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम किस आर्टिकल में लेते हैं? आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 227 में। हाई कोर्ट के पास पावर है 226 में और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 32 में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार की गारंटी देता है, जिससे व्यक्ति मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अदालत में जा सकती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? वो है हमारा इंसाइटिंग वॉयलेशन। अनुच्छेद 19(1) के यानी ए के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता और नैतिकता के हित में इसे सीमित किया जा सकता है, जिसमें हिंसा और उकसाना शामिल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ? आर्टिकल नंबर 15। अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, नस्ल के आधार पर भेदभाव को रोकता है या प्रतिबंधित करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच फंडामेंटल राइट एंश्योर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा इस अधिकार से, इस मौलिक अधिकार से। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ही इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो आर्टिकल 21 है बहुत ही ब्रॉड टर्म है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? आर्टिकल नंबर 25। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिससे व्यक्ति को अपने धर्म को स्वतंत्रता रूप से अपनाने, मानने और प्रचालित करने की अनुमति मिलती है। यानी कि धर्म से रिलेटेड हमारा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग? यानी कि संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की सूची दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना शामिल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल नंबर 21A, जिसे कि अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A, जिसे 86वें संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनता है। यानी कि बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है और यह उनका मौलिक अधिकार है।
तो गाइस आज हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को कवर किया, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को रिपीट भी किया ताकि आपको चीज़ें याद रहें। और अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस कंटिन्यू देखनी है, केवल आपको AIB के एग्ज़ाम तक सीमित नहीं रहना, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।